अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। बर वक्त वीडियोस देखने के लिए सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आइए चलते हैं अपने बकिया हिस्से की तरफ। वो सांप से बातें कर रहा था। घबराते क्यों हो? दो चार और दुश्मनों के कपड़े सूंघ लो। आज रात तुम्हें कुछ और पाकिस्तान के दुश्मनों को ठिकाने लगाना है। जरा सब्र करो, जरा सब्र करो। मैंने कहा, सांप को लड़कियों की अंगियां कैसे सूंघाओगे? कादिर खान इस दौरान थैले को खोलकर लालटेन की रोशनी में थैले के अंदर से रंग बिरंगी अंगियों का मुआयना करने लगा। सांप को डब्बे से निकालना खतरनाक होगा। डब्बा छोटा है, ये बाहर आकर हमें भी डस सकता है। इसको डब्बे समेत थैले में डाल दूंगा। डब्बे के सुराखों में से इसको लड़कियों की अंगियों की बू पहुंच जाएगी। कपड़े के इस टुकड़े में औरत के जिस्म की बड़ी तेज बू रची होती है। सांप इसे बड़ी जल्दी सूंघ लेता है। कादिर खान ने डब्बे को खोलने के बजाय इसे बंद का बंद अंगियों वाले थैले में डालकर थैले का मुंह बंद कर दिया। बंद मुंह करने की देर थी कि थैले के अंदर सांप की फंकारों ने शोर मचा दिया। ऐसा लग रहा था कि सांप अभी डब्बे को तोड़कर थैले में से बाहर निकल आएगा। कादिर खान थैले के पास ही बैठा इसे गौर से देख रहा था। कहने लगा, कम से कम आधा घंटा डब्बा थैले के अंदर ही रहेगा। मैंने कहा, मैं इतनी देर में हिंदी में मजमून कागजों में लिख लेता हूँ। कादिर खान बोला, हाँ, अलमारी में से रजिस्टर और बॉल पॉइंट निकाल कर मजमून तैयार करके इसकी 9 कॉपियां तैयार कर लो। 7 कागज लड़कियों के और एक यहूदी इंस्ट्रक्टर की लाश और एक सावित्री की लाश के गले में बांधने के लिए। मैंने अलमारी में से खाली सफ़ों वाला रजिस्टर निकाल लिया और गहरे सियाल बॉल पॉइंट से मैंने अलमारी में से खाली सफ़ों वाला रजिस्टर निकाल लिया और गहरे सियाह बॉल पॉइंट कलम से हिंदी का एक मजमून लिखकर कादिर खान को दिखाया। वो हिंदी पढ़ लेता था। यह मजमून में पहले भी मुंबई वाले ट्रेनिंग सेंटर के दहशतगर्दों की लाशों के गले में डालने के लिए लिख चुका था। इसमें यही लिखा था कि हम भारत की एक मुस्लिम तंजीम की तरफ से खबरदार करते हैं कि हम भारतीय सरकार और इस्लाम दुश्मन मंसूबों को खाक में मिलाने के लिए हर वक्त तैयार हैं। अगर आइंदा भारत की मोतसिब और पाकिस्तान दुश्मन सरकार की तरफ से इस किस्म का कोई नापाक मंसूबा बनाया गया तो इन औरतों का भी यही अंजाम होगा। मैंने इस मुख्तसर मजमून की 9 कॉपियां तैयार करके इनमें नायलून के धागे पिरो दिए। कादिर खान बोला, सांप ने जितनी बू सूंघनी थी सूंघ ली है। मैं इसे अब छोड़ने वाला हूँ। तुम्हारे ख्याल में 7 लड़कियां और यहूदी इंस्ट्रक्टर कैंप में ही होंगे ना? मैंने कहा, लगता तो यही है, आगे खुदा बेहतर जानता है। कादिर खान ने थैले में हाथ डालकर सांप का डब्बा निकाल लिया। कहने लगा, अब हमें अपने टारगेट की तरफ रवाना हो जाना चाहिए। हमने कोठरी की लालटेन बुझा दी, बाहर निकलकर कोठरी को ताला लगाया और ट्रेनिंग कैंप की तरफ रवाना हो गए। हम चाहते थे कि सांप को टारगेट के ज़्यादा से ज़्यादा करीब जाकर छोड़ा जाए। हम इसी पहाड़ी पर आ गए जहां से हमें नीचे कैंप की बैरकें और सावित्री की कैबन के बाहर जलती लालटेन की रोशनी साफ नजर आ रही थी। यहाँ बिजली नहीं थी और रात को लालटेन और लैंप रोशन किए जाते थे। कादिर खान ने कहा, मैं सांप को छोड़ने लगा हूँ, तुम परे हटकर खड़े हो जाओ। मैं पीछे हटकर खड़ा हो गया। कादिर खान ने थैले में से डब्बा निकाल लिया, फिर बड़ी एहतियात के साथ इसका ढक्कन अलग किया और जल्दी से सांप को नीचे ढलान की तरफ फेंक दिया। सांप की फंकार की आवाज बुलंद हुई और फिर खामोशी छा गई। रात की तारीकी में सांप के नजर आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। हम दरख्तों की ओट में बैठ गए और नीचे कैंप की तरफ देखने लगे। कैंप की बैरकों के कोनों पर लैंप रोशन था, जिनकी रोशनी बहुत धुंधली थी। कादिर खान कहने लगा, हमारी इत्तला के मुताबिक इन बैरकों में से एक बैरिक में 7 लड़कियां रात को सोती हैं। एक बैरिक में यहूदी इंस्ट्रक्टर होता है और दूसरा मुलाजिम भी वहीं सोता है। मैंने कहा, मेरा ख्याल है सांप इन नौकरों को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। कादिर खान कहने लगा, सांप को हमने 2 दिन तक भूखा प्यासा रखा है। वैसे सांप कई कई दिन तक थोड़ी सी ऑक्सीजन पर जिंदा रह सकता है और खाए बगैर भी कई दिन निकाल लेता है, मगर ये सांप जो सबसे ज्यादा जहरीला है और छोटा है, इसके अंदर जहर की बहुत सख्त गर्मी खुश्की होती है। इसको दिन में 3 बार प्यास लगती है। इसे पानी नहीं मिला तो ये पागल हो जाता है। जिनकी बू पर ये जा रहा है, इनको तो ये हर हालत में मार डालेगा, लेकिन इसके रास्ते में कोई दूसरा आदमी भी आया तो ये इसे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये अपने टारगेट के खून से ही प्यास बुझाएगा। इसके बाद ये सावित्री के मकान पर आ जाएगा ना? मेरे सवाल के जवाब पर कादिर खान ने कहा, बहुत मुमकिन है कि सबसे पहले सावित्री को डसे, क्योंकि इसका कैबन रास्ते में ही आता है। लेकिन ख्याल ये है कि ये सबसे पहले यहूदी इंस्ट्रक्टर को निशाना बनाएगा, क्योंकि इसकी तलाश में एक मुद्दत से भटकता फिर रहा है। बहरहाल हमें कुछ देर इसी जगह बैठकर इंतजार करना होगा। रात गुजरती जा रही थी, किसी तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही थी। जंगल ऐसा सुनसान था जैसे इसे सांप सूंघ गया हो। वो मुश्किल आधा घंटा गुजरा होगा कि नीचे कैंप में से कुछ आवाजें बुलंद हुई। ये आवाजें आदमियों की थी। कादिर खान ने मेरी तरफ देखा, कहने लगा, लगता है नौकरों की आंख खुल गई है। आवाजें जैसे एक बार ही बुलंद होकर जैसे हमेशा के लिए खामोश हो गई हों। कादिर खान मुस्कुराया, कहने लगा, सांप ने कैंप का टारगेट मार लिया है। कैंप के सारे मर्दों और लड़कियों को इसने डसकर हलाक कर दिया है। चलो नीचे चलकर पता करते हैं। वो थैला हमारे पास ही था जिसमें लड़कियों और सावित्रियों की अंगियां थी। सामने वाला खाली डब्बा भी और वो छोटे कागज भी थे जिन्हें हमने लाशों की गर्दनों में लटकाना था। हम बड़ी एहतियात से अंधेरे में पहाड़ की ढलान उतर रहे थे। हम कैंप में पहुंच गए। ये बिल्कुल वही मंजर था जो इससे पहले मैं मुंबई ट्रेनिंग सेंटर में रात को देख चुका था। वहां कोई गार्ड नजर नहीं आ रहा था। एक बैरिक का दरवाजा खोलकर अंदर गए तो देखा कि लालटेन जल रही है
और एक चरपाई पर एक गोरे आदमी की लाश पड़ी थी। हमने करीब जाकर देखा तो इसे पहचान लिया। ये यहूदी इंस्ट्रक्टर जोसेफ की लाश थी। लाश पत्थर बन चुकी थी। सांप ने सबसे पहले शायद इसी दुश्मन को डसा था। दूसरे बैरक में गए तो वहां 3 मुलाजमों की लाशें भी जमीन पर इधर उधर पड़ी थी। एक लाश के हाथ में अभी तक लकड़ी का डंडा था। लगता था कि इन्होंने सांप को मारने की कोशिश की थी कि सांप ने इन्हें भी डसकर हलाक कर दिया। हमने वापस जाकर यहूदी जोसेफ की गर्दन में लिखा हुआ कागज नायलून की रस्सी से लटका दिया। इसके बाद हम कोने वाली बैरक में गए। यहाँ बड़ा दर्दअंगेज मंजर था। सातों की सातों तवाइफ लड़कियां अपनी अपनी चारपाइयों पर मुर्दा पड़ी थी। इनकी लाशें भी सांप के डसने से पत्थर बन चुकी थी। हमने जल्दी जल्दी इनकी गर्दनों में भी लिखे हुए कागज के टुकड़े लटकाए और वहां से तेज तेज कदमों से बाहर निकलकर ऊपर सावित्री के कैबिन की चढ़ाई चढ़ने लगे। सावित्री का सिर्फ एक ही बूढ़ा मुलाजिम था। वो कहीं नजर न आया। कैबिन में अंधेरा था। बाहर जो लैंप जल रहा था इसकी कमजोर रोशनी में सहन का बागीचा सुनसान पड़ा था। हमने दरवाजे को खोलना चाहा। दरवाजा अंदर से बंद था। हम दूसरी तरफ से गए जिधर खिड़की थी। खिड़की भी बंद थी। हम बूढ़े मुलाजिम की कोठरी की तरफ बढ़े। कोठरी खाली पड़ी थी। खुदा जाने नौकर कहाँ चला गया था। इसकी लाश भी कहीं नहीं पड़ी हुई थी। हमने बड़ी मुश्किल से सावित्री के कमरे का दरवाजे का ताला अंदर सलाख डालकर तोड़ दिया और अंदर दाखिल हो गए। अंदर छोटा सा लैंप रोशन था। इसकी रोशनी में हमने सावित्री को देखा कि पलंग पर इस तरह मुर्दा पड़ी थी कि इसका आधा धड़ पलंग की पट्टी से नीचे लटका हुआ था। ऐसा मालूम होता था कि सांप की फंकार सुनकर इसने पलंग से उठकर दौड़ने की कोशिश की होगी कि सांप ने इसे पलंग से नीचे उतरने की मोहलत ही न दी और वहीं डसकर हलाक कर दिया। हमने सावित्री के गले में कागज का टुकड़ा लटकाया और वहां से बाहर निकल आए। अभी हम सावित्री के मकान के सहन में ही थे कि हमें सांप की फंकार सुनाई दी। कादिर खान वहीं रुक गया और अंधेरे में देखने लगा। सांप यही है, मगर वो हमारी तरफ क्यों आ रहा है? ऐसी हालत में सांप वापस अपने सपेरे की तरफ नहीं आया करता। वो पानी की तलाश में निकल जाता है, क्योंकि इतने आदमियों को डसने से इसके बदन में बहुत ज्यादा गर्मी पैदा हो चुकी होती है। मैंने कहा, अच्छा है कि सांप यही है। तुम इसे पकड़ कर डब्बे में बंद कर लो। ये आगे भी हमारे काम आएगा। कादिर खान ने अंधेरे में मेरी तरफ देखा। इसकी आंखों में मुझे तजुर्बेकार सपेरों की चमक नजर आ रही थी। कहने लगा, मुझे कुछ और ही शोभा है। यहाँ से निकल चलो, मगर एहतियात से चलना। तुम अनाड़ी हो, मेरे आगे आगे चलो। हमारा रुख हमारी नहर वाले कॉटेज की तरफ था। रात का अंधेरा जंगल में फैला हुआ था। हम एक ऐसे रास्ते से जा रहे थे जो जरा खुला खुला रास्ता था और इधर दरख्त भी कोई नहीं था। हम नहर के किनारे निकल आए। रात के सन्नाटे में नहर खामोशी से बह रही थी। यहाँ से हमारा कॉटेज चंद कदमों के फासले पर ही था। चलते चलते कादिर खान रुक गया। मैं इससे 2 कदम आगे था। कहने लगा, भाई मोहतात रहना। मुझे लगता है कि सांप हमारे साथ साथ चल रहा है। मैं भी सोच में पड़ गया। कमबख्त, ये सांप हमारा पीछा क्यों कर रहा है? मैं कादिर खान के करीब आ गया। मैंने कहा, हो सकता है सांप नहर पर आया हो। तुमने कहा था ना, इतने आदमियों की डसने के बाद सांप के अंदर गर्मी और खुश्की बढ़ जाती है और वो पानी की तलाश में निकल खड़ा होता है। कादिर खान अंधेरे में इधर उधर कुछ सूंघने की कोशिश कर रहा था। इसने मेरा बाजू पकड़कर कॉटेज की तरफ खींचा और कहा, यहाँ रुकना ठीक नहीं है, आ जाओ। कॉटेज वाली खिड़की खोलकर हम अंदर गए। कादिर खान ने जल्दी से दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी। लालटेन जलाई। इसकी रोशनी में फर्श के चारों कोनों को देखा। फिर वो थैला चारपाई पर रख दिया जिसमें 7 लड़कियों और सावित्री की अंगियां थी और सांप का खाली डब्बा था। इसने खाली डब्बा निकालकर बाहर रख लिया। कहने लगा, सांप को मैं सुबह पकड़ने की कोशिश करूंगा। इसका हमारे पीछे लगा रहना मेरी समझ में नहीं आ रहा। हमने अपने साधुओं वाले कपड़े उतार कर दूसरे आम कपड़े पहन लिए। अपनी पिस्तौलें और कमांडो चाकू कपड़े में लपेट कर चारपाई के नीचे रख दिए थे। कादिर खान के चेहरे पर तशवीश के असरात साफ नजर आ रहे थे। वो माहिर सपेरा था। इसे कोई चीज, कोई ख्याल परेशान कर रहा था। कहने लगा, सांप को हमारा ताकुब नहीं करना चाहिए। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। हम बातें कर रहे थे कि बाहर सांप की फंकार सुनाई दी। कादिर खान चौंक पड़ा। वो यहाँ भी आ गया है। मैंने कहा, भाई ये इसका अड्डा है। वो अपने डब्बे की पिटारी में वापस जाना चाहता है। कादिर खान किसी माहिर सपेरे की तरह बोला, नहीं तुम नहीं जानते, मुझे इसमें कोई और बात नजर आ रही है। चारपाई पर से पुरानी चादर उठाकर ले आओ। मैंने पुरानी चादर उठाई और कोठरी के दरवाजे में जहां जहां दर्जें थी इनको चादर से बंद कर दिया। मैं सांप को सुबह तक बाहर ही रखना चाहता था। कोठरी की खिड़की में भी कुछ दर्जें थी। कादिर खान कहने लगा, थैला इधर लाओ। हम इन दर्जों में लड़कियों की अंगियां फंसाकर इन्हें भी बंद कर देते हैं। थैला खोलकर कादिर खान ने इसके अंदर जितनी अंगियां थी सारी बाहर निकाल ली। थैले की तह में खद्दर और कोई कपड़ा देखकर कादिर खान बोला, ये खद्दर की अंगियां किसकी है? मैंने खद्दर का कपड़ा बाहर निकाला तो वो मेरी पुरानी एक बुश शर्ट थी। मैंने कहा, ये तो मेरी पुरानी बुश शर्ट है, ये इसी थैले में कहाँ से आ गई? कादिर खान ने अपना सर पकड़ लिया। बोला, अब समझ में आया कि सांप इस कोठरी के गिर्द चक्कर क्यों लगा रहा है और हमारा पीछा क्यों कर रहा है। इसने लड़कियों की अंगियों के साथ तुम्हारी कमीज की बू भी पाली है। अब वो तुम्हें डसने की फिक्र में है। मेरे जिस्म में एक खौफ की लहर आकर दौड़ गई। मैं इस मोती और खतरनाक सांप की हलाकत खेजी से वाकिफ था। मैं कादिर खान का मुंह तकने लगा। मैंने कहा, हमें सांप को मार डालना चाहिए, ये तो मुझे भी नहीं छोड़ेगा। कादिर खान को भी तशवीश लग गई थी। कहने लगा, बालिश भर के सांप को मारना इतना आसान नहीं है और फिर ये इंतहाई चालाक सांप है। खतरा महसूस हो तो पलक झपकने में जहां चाहे छुप जाता है। इसे जमीन जगह दे देती है।
मैंने कहा तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं इस सांप से नहीं बच सकता? कादिर खान उठकर खिड़की और दरवाजे की जो दरजे बाकी रह गई थी इनमें लड़कियों की अंगियां ठूंसने लगा। तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये सांप अय्यार और मोदी है तो मैंने भी ज़िंदगी के 5-7 साल बंगाली सपेरों के साथ यूं ही नहीं गुजारे। मेरे पास इसका एक तोड़ है। किसी हद तक मुझे तसल्ली हुई और ज़रा खौफ कम हुआ। मैंने कादिर खान से कहा, कादिर भाई, हमारी ज़िंदगियाँ इसलिए बड़ी कीमती हैं कि हमारा मिशन बड़ा कीमती है। ये बड़ा अलमिया होगा कि एक बालिश भर का सांप मुझे डसकर मेरी ज़िंदगी का हमेशा के लिए खात्मा कर दे। मैं तो सुबह होते ही इसकी तलाश में निकल जाऊंगा और इसे ढूंढकर हलाक कर दूंगा। कादिर खान बोला, मैं तुम्हें इस कोठरी से बाहर निकलने की इस वक्त तक इजाज़त नहीं दूंगा जब तक कि मैं इस मुसीबत का हल तलाश नहीं कर लेता। तुम सांपों की और ख़ास तौर पर इस सांप की नफ्सियात और ताकत से वाकिफ नहीं हो। तुम इसे आगे तलाश कर रहे होगे, ये पीछे से आकर तुम पर हमला कर देगा। इसकी 7वीं बल्कि 8वीं हिस्स भी है जो न सिर्फ इसे 1 मील से दुश्मन दिखा देती है बल्कि 1 मील के दायरे के अंदर अंदर ये अपने दुश्मन की मामूली से मामूली आहट को भी पहचान कर रूपोश हो जाता है। मगर तुम तो कह रहे हो कि तुम्हारे पास इसका एक तोड़ मौजूद है, वो क्या है? मेरे सवाल पर कादिर खान कहने लगा, जंगल में एक बूटी होती है, मैं इस बूटी को पहचानता हूँ। यह बूटी भारत के सभी जंगलों में पाई जाती है। मुझे यकीन है कि उत्तर प्रदेश के इस जंगल में भी जरूर होगी। मैं सुबह जंगल में जाकर इसे तलाश करूंगा। मैंने पूछा, ये बूटी क्या करेगी? कादिर खान ने कहा, इस बूटी के 2-3 पत्ते चबाकर खाओगे तो तुम्हारे बदन से तुम्हारी अपनी बदन की बू साथ साथ इस बूटी की बू भी खारिज होनी शुरू हो जाएगी। तुम्हारे बदन की बू सांप को तुम्हारी तरफ लाएगी मगर इस बूटी की बू सांप को तुम्हारे करीब नहीं आने देगी। इसके सिवा इस मोदी सांप से बचने की और कोई तदबीर नहीं है। मैंने पूछा, इस बूटी का असर मेरे जिस्म पर कितनी देर तक रहेगा? कादिर खान ने कहा, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन तक बूटी की खास बू तुम्हारे बदन से खारिज होती रहेगी। चौथे दिन तुम्हें दोबारा बूटी चबाकर निकलनी पड़ेगी। मैंने कहा, ये तो मेरे वास्ते एक मुसीबत होगी। बूटी के आखिर कितने दिन तक अपने पास रखूंगा? एक दिन बूटी खत्म हो जाएगी और मैं जंगल में इसको तलाश भी नहीं कर सकता। इससे तो बेहतर है कि मैं जान की बाजी लगाकर सांप को हमेशा के लिए खत्म कर देने की कोशिश करूं। कादिर खान बोला, क्यों नहीं? बूटी के पत्ते खाने के बाद तुम सांप को हलाक करने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन इसके बावजूद ये बड़ा खतरनाक खेल होगा। एक तो ये मुश्किल होगी कि सांप तुमसे दूर दूर रहेगा। तुम इसे करीब जाओगे और किसी जगह पर इसे घेर भी लोगे तो वो घबरा कर तुम पर वार कर देगा। अगरचे मैं तुम्हारे साथ हूंगा मगर मैं भी तुम्हारी वहां कोई मदद नहीं कर सकूंगा क्योंकि सांप तुम्हें अपना दुश्मन समझने लगा है। वो समझता है कि तुम भी इन औरतों में शामिल हो जिन्होंने इसे 3 दिन तक भूखा प्यासा डब्बे में बंद रखा है। आखिर यही फैसला हुआ कि कादिर खान सूरज निकलने के बाद जंगल में जाकर बूटी तलाश करके लाएगा जिसके पत्ते चबाकर मैं निगल लूंगा और यूं 3 दिन के लिए मोदी सांप से महफूज हो जाऊंगा। इसके सिवा कोई चारा भी नहीं था। रात हमने किसी तरह कुछ सोकर कुछ जागकर गुजार दी। हमें यह भी मालूम करना था कि ट्रेनिंग कैंप में पेशावर लड़कियों और यहूदी इंस्ट्रक्टर की मौत और इनके गले में जो हमने दूसरी तवाइफों को खबरदार करने के लिए रुक्का लिखकर लटकाया था, इसकी खबर प्रेस में छपी है या नहीं। जहां हम रह रहे थे वहां किसी अखबार का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अगर मोदी सांप की नई मुसीबत खड़ी न हो जाती तो कादिर खान ने अखबार लेने मुरादाबाद जाना था, मगर अब वो दिन निकलते ही बूटी की तलाश में चला गया। सारी रात कोठरी के इर्द गिर्द सांप की फंकार की आवाजें थोड़ी थोड़ी देर बाद आती रही थी। कादिर खान के जाने के बाद मैंने कोठरी का दरवाजा बंद करके सारी दर्जों को कपड़ा ठोंस कर बंद कर दिया। कादिर खान ने जंगल में बड़ी देर लगा दी। वो कोई 2 घंटे के बाद वापस आया। इस दौरान मुझे बाहर से किसी वक्त सांप की फंकार की आवाज सुनाई दी जाती थी। ये फंकारें बड़ी गुस्सीली थी। कादिर खान के हाथ में झाड़ी का मट्ठा था। कहने लगा, तुम खुशकिस्मत हो, मुझे बूटी के वास्ते जंगल में ज्यादा दर बदर नहीं फिरना पड़ा। हमने दरवाजा और खिड़की बंद कर रखी थी, सिर्फ सांप के डर की वजह से लालटेन जला दी थी। कादिर खान ने बूटी की झाड़ी में से पत्ते अलग करने शुरू कर दिए। कहने लगा, मैं इसे नहर में अच्छी तरह से धोकर लाया हूँ। काफी पत्ते निकल आए थे। इसने 6-7 पत्ते मुझे देकर कहा, बिस्मिल्लाह करके इन्हें चबाकर निगल जाओ, बाकी मैं पोटली में बांध कर रख लेता हूँ। ये पत्ते नीम के पत्तों की तरह छोटे छोटे और कंगरियों वाले थे। मैंने एक पत्ता मुंह में डालकर चबाया तो इसका जायका हल्का कड़वा था। कादिर खान बोला, इसके जायके पर ना जाना, बस 6-7 पत्ते चबाकर निगल जाओ। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि 3 दिन तक ये सांप तुम्हारे करीब नहीं आएगा। तुम अभी इसकी तासीर देखोगे। बाहर जो किसी वक्त सांप की फंकार सुनाई दे जाती है, ये दूर, बहुत दूर चली जाएगी। मैं 6-7 पत्ते मुंह में डालकर चबाने लगा, फिर इन्हें निगल लिया। मेरा मुंह कड़वा हो गया। मैंने कादिर खान से कहा, भाई थोड़ा पानी पी लूं? कादिर खान ने मुझे पानी पीने से मना कर दिया। कहने लगा, अभी तुम्हारा जायका ठीक हो जाएगा। ऐसा ही हुआ। पत्ते खाने के 1 मिनट बाद मेरे मुंह का जायका मीठा सा हो गया। कादिर खान ने बड़े एतमाद के साथ उठकर दरवाजा खोल दिया। कपड़े जो दर्जों में ठोंस रखे थे वो भी बाहर निकाल दिए। कहने लगा, बिल्कुल फिक्र न करो, तुम्हारे जिस्म से बूटी की बू खारिज होना शुरू हो गई है। सांप यहाँ से दूर चला गया है। इसका कहना वाकई दुरुस्त साबित हुआ। पहले जो थोड़ी देर बाद सांप के फंकारने की आवाज आ जाती थी, अब बिल्कुल बंद हो गई। बूटी जिस पोटली में बंद थी, कादिर खान ने इसे थैले में डालकर थैला दीवार के साथ लटका दिया और कहने लगा, अब बेशक तुम मेरे साथ मुरादाबाद चलो, हो सकता है आज के अखबारों में ट्रेनिंग कैंप वालों की खबर छप गई हो। हमने कोठरी को ताला लगाया और मुरादाबाद की तरफ रवाना हो गए। मैं जंगल में इधर उधर देखता हुआ चल रहा था, मगर सांप की फंकार बिल्कुल गायब हो चुकी थी।
कादिर खान वाकई बड़ा जबरदस्त सपेरा था। हम मुरादाबाद पहुंचने के बाद सीधा नवाब साहब के यहाँ गए। नवाब साहब ने हमसे पूछा क्या हुआ। कादिर खान बोला, नवाब साहब पहले नाश्ता कराइए, बड़ी भूख लगी है, फिर बातें होंगी। नवाब साहब मुस्कुराने लगे। इन्होंने हमारे खिले हुए चेहरों से अंदाजा लगा लिया था कि हमारा मिशन कामयाब रहा है। नाश्ते पर हमने बल्कि कादिर खान ने नवाब साहब को सारा वाकया तफसील के साथ बयान कर दिया। नवाब साहब बोले, आज के अखबार में तो ऐसी कोई खबर नहीं छपी, हो सकता है कल के अखबार में छप जाए। तुम लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है, बुराई को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया है। हमने नवाब साहब को मोदी सांप के मेरे पीछे लग जाने और जड़ी बूटी के पत्ते खाकर 3 दिन के वास्ते सांप से महफूज हो जाने के बारे में कुछ ना बताया। इसकी जरूरत भी नहीं थी। हमने वो दिन और रात नवाब साहब के मकान पर ही गुजारी। इस दौरान हम बाकायदा से रेडियो और भारत के टेलीविजन पर खबरों की बुलेटिन सुनते रहे। ट्रेनिंग कैंप वाले वाकये की कोई खबर नशर नहीं की गई थी। नवाब साहब कहने लगे, हुकूमत ने जानबूझकर इस खबर को दबा दिया है, बहुत मुमकिन है कि प्रेस में भी ये खबर ना आए। दूसरे दिन नवाब साहब ने अपने मुलाजिम को भेजकर हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू के तकरीबन सारे अखबार मंगवा लिए। हैरत की बात है कि किसी अखबार में भी ये खबर नहीं छपी थी। इससे पहले हमने मुंबई वाले ट्रेनिंग कैंप में वारदात की थी तो इसकी खबर तकरीबन सभी अखबारों में छपी थी। इस बार भारतीय हुकूमत ने इस खबर को दबा दिया था और छपने या नशर होने नहीं दिया था। दोपहर के वक्त खाना खाने बैठे तो नवाब साहब भी आ गए। कहने लगे, ये खबर अखबारों में तो नहीं आई, दूरदर्शन पर भी इसे नशर नहीं किया गया, लेकिन मुरादाबाद शहर में लोग दबी जबान में इस वाक़े पर तबसरा कर रहे हैं और हैरानी से एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि ये सब कुछ कैसे हो गया। एकदम से 10-12 आदमियों को किसने कत्ल कर डाला। कोई कहता है कि डाकुओं का काम है, कोई कहता है कश्मीरी कमांडोज की कार्रवाई है। तुम लोगों ने जो लाशों की गर्दनों में इस मजमून के कागज लटका दिए थे कि आइंदा अगर किसी औरत को जासूसी और तखरीबकारी के लिए पाकिस्तान भेजने का मंसूबा बनाया गया तो इसका अंजाम भी यही होगा। आम लोगों का यही ख्याल है ये कार्रवाई कश्मीरी कमांडोज ने की है। हमारा मिशन कामयाब रहा था, हमारा मकसद पूरा हो गया था। हम भारतीय सरकार की पाकिस्तान दुश्मन एजेंसी को खबरदार करना चाहते थे कि अगर इनकी तरफ से आइंदा इस किस्म का कोई नापाक मंसूबा बनाया गया तो इसका हशर भी यही होगा। और ये इंतबाह हुकूमत तक पहुंच गया था, हम यही चाहते थे। अब हमारा वहाँ कोई काम नहीं था। चुनांचे हमने नवाब साहब से कहा कि हमारा मिशन मुकम्मल हो गया है, अब हम वापस जाना चाहते हैं। इन्होंने हमें बाखुशी इजाज़त दे दी। दिन के वक्त हम मुरादाबाद से इनके नहर किनारे वाले कॉटेज में गए। वहाँ से थैला उठाया जिसमें हमारे पिस्तौल, 2 चाकू और सांप से महफूज रखने वाली बूटी के पत्ते थे। वापस मुरादाबाद जाने के बजाय सुंबल के स्टेशन से ब्रांच लाइन वाली एक ट्रेन में सवार होकर अलीगढ़ आ गए। वहाँ से मेन लाइन शुरू हो जाती थी और GIP सेक्शन की गाड़ियाँ आगरा, ग्वालियर, झांसी, भोपाल से होती हुई मुंबई को जाती थी। मैं दिनों का हिसाब बराबर रख रहा था। मुझे सांप के तरियाक की बूटी के पत्ते खाए 2 दिन गुजर गए थे। अगरचे कादिर खान मुझे ये कहकर मुतमईन करना चाहा कि हम ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, सांप मुझसे दूर दूर रहकर मेरे जिस्म की मुंह पर ताक़ुब करता रहेगा, बहुत पीछे रह गया होगा और वो हमारी मुंबई वाले जंगल में हवेली में पहुंचने के 10-12 दिन बाद वहां पहुंचेगा। लेकिन हकीकत ये है कि मैं सांप से डरा हुआ था। मैं पत्थर की मौत नहीं मरना चाहता था। मैं मैदान जहाद में, मैदान अमल में लड़कर शहीद होना चाहता था। अगर सांप से मरना ही है तो क्यों ना उसका सामना करके उससे लड़कर मरा जाए। मैं इस बेबसी की मौत नहीं मरना चाहता था क्योंकि मैं एक कमांडो था और कमांडो का यही शेवा होता है। हमें मुंबई पहुंचते पहुंचते मजीद 2 दिन लग गए। मैंने 3 दिन गुजारने के बाद 14 दिन ट्रेन में सफर करते हुए तरियाक बूटी के 6-7 पत्ते थैले में से निकाल कर चबा कर निगल लिए। कादिर खान मुस्कुरा रहा था, कहने लगा, वैसे अच्छा करते हो कि एहतियात से काम लेते हो। मैंने कहा, भाई मैं मुसीबत ज़्यादा देर तक अपने ऊपर मुसल्लत नहीं कर सकता। मुंबई वाली हवेली में पहुंचने के बाद मैं इस सांप को यकीनी तौर पर हलाक करने की कोशिश करूंगा। इसके बाद ही मैं सुकून के साथ अपना कोई अगला मिशन शुरू करूंगा। कादिर खान ने कोई जवाब न दिया और सिगरेट पीते हुए डब्बे की खिड़की से रेल के बाहर का मंजर देखता रहा। मुंबई के करबो जौहार के जंगल में कादिर खान और वजीर अली भाई की जो खुफिया हवेली थी वहां पहुंचे तो वजीर अली ने कहा, सुंबल वाले ट्रेनिंग कैंप की दहशतनाक खबर मुंबई तक पहुंच गई है। तुम लोगों ने बहुत बड़ा मार्का मारा है, मुझे इसकी तफसील सुनाओ। हमने इसे सारे वाकयात सुनाए और कादिर खान ने इसे यह भी बता दिया कि इस मोदी सांप ने मेरे कुर्ते को सूंघकर मेरे जिस्म की वो पाली है और अब वो मुझे डसने के लिए मेरे पीछे लगा हुआ है। भाई वजीर अली तो परेशान हो गया, कहने लगा, ये तो बहुत बुरा हुआ। वो सांप तो छिलावा सांप है, किसी के काबू में नहीं आएगा। वो हमला जरूर करेगा, कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। तब कादिर खान ने इसे जंगल की बूटी के बारे में बताया। वजीर अली बड़े गौर से सुनता रहा, वो कुछ मुतमईन नहीं था। कहने लगा, कादिर खान, हमारे कमांडो की जिंदगी बड़ी कीमती है। ये जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है कि एक बालिश भर का सांप झाड़ियों में से निकल कर इसे डस कर खत्म कर दे। हमें इस सांप को ढूंढ कर हलाक करना होगा। इस मुसीबत का यही एक हल है। कादिर खान बोला, अभी तो सांप बहुत पीछे रह गया हुआ है, वो इसकी बू पर यहाँ जरूर आएगा, मगर यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसे कुछ नहीं तो 10 दिन जरूर लग जाएंगे। हम रेलगाड़ी से यहाँ पहुँचे हैं और सांप जंगलों में से गुजर कर दरियाओं, नहरों, खुडों, नालों को पार करता हुआ आ रहा होगा। कोई बात नहीं, वजीर अली बोला, हम सांप का इंतजार कर लेंगे। जब तक हम इस सांप का सर नहीं कुचल देते यहाँ से कहीं आगे नहीं जाएंगे।
कादिर खान ने वजीर अली से पूछा, तुम हमें पहले तो ये बताओ कि हमारे बाद यहाँ के हालात कैसे रहे? क्या मुंबई से कोई ऐसी खबर तो नहीं मिली कि बाल ठाकरे पर यह राज खुल गया है कि जिस शख्स को इसने जहर का टीका लगाकर जमीन में दफन किया था वो मरा नहीं जिंदा है? कादिर का इशारा मेरी तरफ था। वजीर अली बोला, कादिर भाई तुम कैसी बच्चों वाली बातें करते हो? ये राज कैसे खुल सकता है? हमने जिस कब्र में से अपने दोस्त को जिंदा निकाल लिया था, इस कब्र में हमने एक इंसानी ढांचा भी रख दिया था। बाल ठाकरे के आदमियों को कैसे पता चलेगा कि उसका दफनाया हुआ इंसान मरा नहीं जिंदा है? बस मैं यही पूछना चाहता था कि पता तो नहीं चला। कादिर खान बोला, भाई शिवसेना के जासूस जमीन के अंदर भी घूमते फिरते हैं, हमें इनसे पूरी तरह होशियार रहना चाहिए। मैंने कहा, मेरा ख्याल है मुझे जम्मू जाकर कश्मीरी कमांडो शेरबाज से मिलना चाहिए। कश्मीर में हुर्रियत पसंद जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, इन्हें मेरी जरूरत है। वजीर अली और कादिर खान सोच में पड़ गए। वजीर अली कहने लगा, भाई हम तुम्हें जहाज पर जाने से नहीं रोक सकते, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब तक हम अपनी आंखों के सामने इस मोदी सांप को हलाक नहीं कर लेते जो तेरी जान का दुश्मन बन गया है, तुम्हें यहाँ हमारे पास ही रहना चाहिए। इस ख्याल की कादिर खान ने भी तायीद की और कहा, वजीर अली भाई ठीक कहता है, कश्मीर के महाज पर तुम दुश्मन से जंग कर रहे होगे, तुम्हें कहाँ इतनी फुर्सत मिलेगी कि 3 दिन के बाद तुम्हें बूटी के पत्ते खाने हैं ताकि तुम सांप से दूर रह सको, और सांप तो तुम्हारा पीछा इस वक्त तक नहीं छोड़ेगा जब तक तुम्हें डस नहीं लेता। बेहतर यही है कि तुम अभी इसी हवेली में हमारे साथ रहो। मैं और वजीर अली सबसे पहला काम ये करेंगे कि तुम्हारे दुश्मन सांप को मार डालें। ये तजवीज़ मेरे दिल को भी लगी। दरअसल मैं खुद भी यही चाहता था कि इस मुसीबत से हमेशा हमेशा के लिए निजात मिल जाए। मैंने कहा, ठीक है, अब हमारा मुश्तरका मिशन इस सांप को हलाक करना है और इंशाअल्लाह हम इसे हलाक करके छोड़ेंगे। वजीर अली ने जोश में आकर कहा। कादिर खान का चेहरा बता रहा था वो किसी उलझन में मुब्तला है। जब वजीर अली ने इससे इसकी उलझन की वजह दरियाफ्त करना चाही तो वो सर को झटक कर बोला, कोई खास बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बाद में कादिर खान ने बताया कि इसे यकीन था कि हम सांप को इतनी आसानी के साथ हलाक नहीं कर सकेंगे। वो इसलिए अंदर से परेशान था। मुझे सांप के तरियाक की बूटी पिए हुए पूरे 3 दिन गुजर गए। मेरे जिस्म से मेरे बदन की बू के साथ जंगली बूटी की खास बू खारिज होना बंद हो गई होगी। वजीर अली और कादिर खान ने मुझे हवेली की कोठरी में बंद कर दिया। वो खुद को कोठरी के बाहर झाड़ियों में मोर्चा बनाकर बैठ गए। हमें मुरादाबाद से यहाँ आए 7-8 दिन गुजर गए थे। कादिर खान का ख्याल था कि सांप इतनी देर में हमारे आसपास के जंगलों में पहुंच चुका होगा। पहले 2-3 दिन तो मैं दिन के वक्त कोठरी से बाहर निकल आता था, लेकिन इसके बाद मुझे दिन के वक्त भी कोठरी से निकलने की जरूरत नहीं थी। कोठरी की खिड़की और रोशनदान लकड़ी के तख्त लगाकर बंद कर दिए गए थे। सिर्फ दरवाज़ा दिन के वक्त खुला करता था, जिसके आगे एक जानिब कादिर भाई और दूसरी जानिब वजीर अली कारतूस से भरी हुई बंदूकें लिए बैठे थे। मैं दरवाजे के दरमियान चरपाई पर लेटा या बैठा रहता ताकि मेरे जिस्म की बूंद तेजी से सांप तक पहुंच जाए। रात के वक्त दरवाजे को बंद करके मैं इसकी दर्जों में कपड़े की धज्जियां फंसाकर इन्हें बंद कर देता था। दरवाजे के आगे रात को 2 बड़े लैंप रोशन कर दिए जाते थे। शाम का अंधेरा हो जाने से लेकर रात के 12 बजे तक कादिर खान बंदूक और लोहे की सलाख पास रखकर पहरा देता। इसके बाद वजीर अली आ जाता, कादिर खान सो जाता, वजीर अली मेरे पहरे पर आन मौजूद होता और सूरज निकलने तक चल फिर कर पहरा देता और सांप को इधर उधर तकता रहता, कहीं किसी तरफ से सांप न निकल आए। मजीद 3 दिन गुजर गए, सांप न आया। चौथी रात को मैं कोठरी में जाग रहा था।